हिंद। आज का सुप्रभात। कक्षा 10वीं के बच्चे ध्यान देंगे। हम लोग उस दिन पढ़ रहे थे मंगलेश डबराल की रचना। तो मंगलेश डबराल की जीवनी है कि उनका जन्म सन 1948 में टिहरी गढ़वाल के उत्तरांचल राज्य में हुआ था। एक काफल पानी गांव में हुआ था। शिक्षा दीक्षा देहरादून में हुआ। दिल्ली आकर हिंदी पैट्रियट प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने के बाद भोपाल में भारत भवन से प्रकाशित होने वाले पूर्वाग्रह में चले गए और सहारा समय का भी उन्होंने संपादन किया। उनकी कुछ जो है प्रकाशित रचनाएं हैं। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और आवाज़ भी एक जगह है। ये जो है उनका जो है सामंत बोध एवं पूंजीपाती छल छंद दोनों का प्रतिकार है मंगलेश की कविताओं में। आगे आइए, अब हम लोग जो है उनकी रचना संगतकार के विषय में पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के संगतकार नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता श्री मंगलेश डबराल जी हैं। प्रसंग: प्रस्तुत पद्यांश कवि मंगलेश डबराल द्वारा रचित कविता संगत। यहाँ कवि ने गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगीतकार की भूमिका निभाते हुए कहा है कि मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब आंतर्य की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ सरग और एक अनहद में, अनहद मतलब गहराई में होता है, तब संगतकार ही अस्थाई को संभाले रहता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। तार सप्तक में जब बैठने लगता है, तार सप्तक में तार सुरों वाला या तार 7 सुरों वाला या 7 तारों का समूह को हम क्या कहते हैं? तार सप्तक। उसका गला प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ और तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है। गाया जा चुका राग और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। आइए तो इसका हम लोग जो अर्थ देखते हैं। तो पहला है लाइन: मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी वह मुख्य। तो कह रहा है कि गाने में मुख्य गायक का विश्वास भरा चट्टान की तरह अचल स्वर का साथ देने वाले की मधुर किंतु कमजोर धीमी और कांपती आवाज आ रही थी। कह रहा है कि वह सुंदर कमजोर कांपती हुई, यानी कमजोर सुंदर थी, कमजोर थी और कांपती हुई आवाज आ रही थी। वह कांपता हुआ स्वर वह मुख्य गायक का छोटा भाई है, उसका शिष्य। वह कांपता हुआ स्वर मुख्य गायक के किसी छोटे भाई का या उसके किसी शिष्य का या फिर कहीं से दूर पैदल चलकर आने वाले यात्री का, संगीत सीखने के लिए आने वाले किसी सगे संबंधी का था जो लंबे समय के मुख्य गायक की उच्च गंभीर आवाज वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। प्राचीन काल मतलब यहाँ है बहुत समय पहले, बहुत समय पहले की आवाज में अपने स्वर की मधुर आने वाले समय जो एक लंबे समय से मुख्य गायक की ऊंची गंभीर आवाज में अपने स्वर को मधुर गूंज मिलाता आया है और मुख्य गायक की आवाज में अपनी आवाज का सहयोग देता है। जब मुख्य गायक टेक को कहता है, गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, तो आपका अंतरे का मतलब होता है अस्थाई या टेक को छोड़कर गीत का चरण। जटिल मतलब कठिन, तान मतलब संगीत में स्वर का विस्तार और नौसिखिया मतलब होता है जिसने अभी सीखना आरंभ किया हो। फिर कह रहा है गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, अर्थात कवि का यह मुख्य भाव है कि जब मुख्य गायक टेक को छोड़कर गीत के चरणों को कठिन संगीत में स्वर का विस्तार करता हुआ गहराई में तल्लीन हो जाता है, लीन या फिर अपनी ही सुर ताल से भटक कर और स्वरों की सीमा लांघ कर
एक गहराई में चला जाता है, तब सहयोगी गायक गीत की टेप को गाते हुए ऐसे लगते हैं जैसे गायक के द्वारा रास्ते में छोड़े हुए सामान को समेटते हुए आगे बढ़ रहे हो, या फिर ऐसे लगता है जैसे वे संगीतकार मुख्य गायक को बचपन की वह याद दिलाते हैं जब उसने संगीत सीखना आरंभ किया था। दूसरा पंक्ति है, चला जाता है या अपने ही सरगम को लांघकर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगीतकार ही अस्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। कभी यहाँ यह कहना चाहता है कि जब मुख्य गायक का ऊंचे स्वर में गाते समय स्वर यानी आवाज बैठने लगता है, तब उसकी प्रेरणा, उसकी साधना उसका साथ छोड़ने लगती है, उसका उत्साह समाप्त होने लगता है और आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बधाता है और उसका जो है उसका उत्साह समाप्त होने लगता है। तब मुख्य गायक को सांत्वना देता हुआ संगीतकार का स्वर किसी अनिश्चित दिशा से आता है। कभी कभी संगीतकार यह सोचकर मुख्य गायक का साथ देता है कि मुख्य गायक यह न समझे कि वह अकेला नहीं, और उसे याद भी दिलाता है कि जिस राग को वह अभी अच्छी तरह से नहीं गा पाता है, और संगीतकार मुझे पीछे छूट जिसे याद दिलाता उसका बचपन, तब वह नौसिखिया था, उसे याद भी दिला कि जिस राग को अभी वह अच्छी तरह से सीख भी नहीं सका था, उसे दोबारा गाया जा सकता है। अब कारास्तार सप्तक में जब बैठने लगा था, उसका गला प्रेरणा छोड़ती हुई सा अस्त होता हुआ आवाज से राख जैसा कह रहा है कि आवाज तभी को गायक को ढाढ़स कहीं से चला आता। संगीतकार का असर कभी कभी यूं ही देता है उसका साथ, यह बताने कि वह अकेला नहीं है। उसे दोबारा कहता है कि संगीतकार की आवाज में स्पष्ट रूप से झिझक का पता चल रहा है और यह भी स्पष्ट झलकता है उसने स्वर को ऊंचा उठाने का भी प्रयास किया है। कहा कि गाया जा चुका राग और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, कोशिश मैंने प्रयास या प्रयत्न है ना, तो उसे स्वर को ऊंचा उठाने का जो प्रयास नहीं किया है, लेकिन यह उसकी असफलता नहीं है, उसे विफलता नहीं, यानी यह उसकी असफलता नहीं है, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए, उसकी फलता नहीं है, बल्कि अपने आप को सामने न लाकर दूसरों को सफल और ऊंचा उठाने वाली मानवीय भावना है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, ठीक है। आज अभी आप लोग का जो है काव्य खंड और गद्य खंड आज समाप्त हो गया। आप लोग काव्य खंड का और गद्य खंड का जितना भी पाठ है सभी लोग इसको लिख करके और व्हाट्सएप कर देंगे मोबाइल पर, जो आपका स्कूल का ग्रुप है, तो उसमें हम चेक करके आप लोगों को भेज देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।